ठीक है, चलिए मैं आपसे कुछ सवाल फटाफट पूछना चाहूंगा। ग्रुप 15 को एक बार समराइज कर लीजिए फटाफट। ग्रुप 15 को समराइज करें। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी ऑर्डर ऑफ रेडियाई इन नाइट्रोजन फैमिली। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, यानी कि नाइट्रोजन की साइज छोटी है और बिस्मथ की साइज सबसे बड़ी है। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो टॉप टू बॉटम बढ़ रहे हैं? टॉप टू बॉटम इंक्रीज कौन कौन से प्रॉपर्टी कर रहे हैं? सबसे पहला साइज। दूसरी चीज कौन कौन सी चीजें बढ़ रही हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है? बिस्मथ की। ठीक है, डेंसिटी। टॉप टू बॉटम तीन चीजें बढ़ रही हैं। पहली चीज बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, साइज। ठीक, ये तीन चीजें टॉप टू बॉटम बढ़ रही हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो टॉप टू बॉटम घट रही हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नंबर 3 बोलो, नंबर 3 बोलो। हाँ, दो चीजें हैं। मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको मैंने बोला था, आप उस वैल्यू से याद कर लीजिए। अदरवाइज आपको मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? लिख लीजिए। एमपी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी है? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस लेस देन, लिख लीजिए। नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस लेस देन बिस्मथ, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर आएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक है ना, यहां पे बिस्मथ आएगा, एंटीमनी। डन। दिस वुड बी योर ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट कब ज्यादा होता है किसी का? देखो, कोई अगर किसी की लैटिस ज्यादा स्ट्रांग है ना, जैसे मान लो एक आयरन रॉड है और एक प्लास्टिक की रॉड बना रखा है तुमने, बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? आयरन वाली की। क्योंकि आयरन में क्या है, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है। जहां पर लैटिस ज्यादा होती है, जिसकी लैटिस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा मजबूत होती है, तो उसको क्या है, मेल्ट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? हमारी होनी चाहिए थी बिस्मथ की, लेकिन यहां कम क्यों है? क्योंकि बिस्मथ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। क्योंकि साइज बहुत बड़ी है बिस्मथ की। साइज बड़ी है तो बिस्मथ का जो इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस से बहुत दूर है, क्योंकि साइज बड़ा है। तो साइज अगर बढ़ती है, इफ साइज इंक्रीजेस, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बिस्मथ टुवर्ड्स बिस्मथ न्यूक्लियस डिक्रीजेस। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो रैदर देन मेटेलिक इसकी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसके साथ प्लस पॉइंट क्या है, ये पहले भी होता है, आर्सेनिक थर्ड पोजीशन पर है, और मेटल भी है। ठीक है, क्लियर? तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करती है? क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी क्रिस्टल की, वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसकी रहेगी। तो कभी ये वर्ड रहेगा तो उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें एक्सेप्शन ध्यान में रखनी है। तो कौन कौन सी चीजें घटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और क्रिस्टल लैटिस, ये मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन, एंटीमनी, फिर बिस्मथ, है ना? दिस वुड बी योर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस, ठीक है। चलिए, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए। दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन फैमिली के होते हैं, एक +3 और दूसरा +5। दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, जो +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। ठीक है, क्लियर? तो नाइट्रोजन जो है वो +3 ज्यादा स्टेबल है या +5? +5। हाँ, उसकी वैलेंसी 3 जरूर है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कौन सी स्टेबल है? 3। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट वो 5 शो कर सकता है। क्यों ऐसा है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन साइज में छोटा है, उसके पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, दो ही क्वांटम नंबर है, एक S और एक P। S में 2 भर सकते हो, P में 6 भर सकते हो। तो बताओ
कैसे वो 5 बॉन्ड बना लेगा? 5 बॉन्ड बनाने का मतलब समझते हो? आसपास 10 इलेक्ट्रॉन होना। ऑक्टेट एक्सपेंड कर ही नहीं सकता क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है वो, क्योंकि उसके पास 2 क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मुझे बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है? नाइट्रोजन का +3 ज्यादा एसिडिक है या फिर बिस्मथ का +3 ज्यादा एसिडिक है? बिस्मथ का +3 ज्यादा एसिडिक है। ठीक, क्योंकि क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ रही है। अगर हाइड्राइड्स की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ती है बताओ? जब हाइड्रोजन हो। तो उसके लिए मेरे पास क्या है भाई, अमोनिया और बिस्मथ हाइड्राइड है ना। अब इन दोनों में बताओ हाइड्रोजन सबसे पहले कहां से निकलेगा? यहां से, क्योंकि बिस्मथ की साइज बड़ी है, सबसे नीचे है। साइज अगर बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हाइड्रोजन जल्दी साथ छोड़ देगा। तो बिस्मथ से हाइड्रोजन जल्दी H+ लेकर अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन जहां से जल्दी निकलेंगे तो उसी को तो बोलेंगे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका हो गया, क्योंकि वो जल्दी हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो जो जल्दी हाइड्रोजन निकालता है उसका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब रिडक्शन। तो हाइड्रोजन जल्दी से कहां से निकल रहा है? बिस्मथ से। तो इसका मतलब बिस्मथ जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज खुद को करना चाहेगा, सामने वाले को रिड्यूस भी उतनी जल्दी वो करना चाहेगा। तो यही ऑर्डर रिड्यूसिंग एजेंट की भी है। तो अमोनिया अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या बिस्मथ की हाइड्राइड? बिस्मथ की हाइड्राइड। समझ रहे हो? तो अब हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें, आपके सामने अगर मैं लिखूं, मेरे पास इधर NH3 है, इसके बहुत सवाल बने इसीलिए मैं इसको कुरेद रहा हूं थोड़ा। PH3, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंक्रीज हो रहा है, कौन कौन सा फैक्टर डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज क्या क्या हो रहा है बताओ? एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप बोल सकते हो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग पावर मतलब खुद को रिड्यूस करने की पावर नहीं, सामने वाला। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने पढ़ाया अभी, जिसकी SRP ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है बताओ, और क्या चीज बढ़ रही है? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। जैसे अभी मल्हार कह रहा था साइज बढ़ रही है ना, साइज नहीं बोले बेटा, इधर बॉन्ड लेंथ बोले। हाँ, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। अब बताओ और क्या बढ़ रहा है? बॉइलिंग बढ़ रहा है, लिटरली। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है इसमें? बढ़ रहा है ना। बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ रहा होगा, घट रहा है उल्टा। नहीं नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अमोनिया में होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। ठीक है, हाँ आप ये कह सकते हैं डिक्रीजेस में क्या क्या कह सकते हैं बताइए? पहली बात, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा किसकी है? अमोनिया। क्योंकि अमोनिया सबसे साइज में छोटा है, न्यूक्लियस के पास है, तो आसान नहीं होगा हाइड्रोजन निकालना, तोड़ना आसान नहीं है NH बॉन्ड को। बिल्कुल सही, बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है, सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया है। इवन वीक बेस अमोनिया को ही कहते हैं, अमोनिया उसकी डेरिवेटिव। नेक्स्ट बताइए, थर्मल स्टेबिलिटी। याद रखिए, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? थर्मली कौन ज्यादा स्टेबल है, यानी कि आप हीट करते करते थक जा रहे हो बट वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी ब्रेक कौन होगा? यही है थर्मल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, अच्छा बताओ चौथा, चौथा ऐसी कौन सी चीजें जो बढ़ रही हैं?
बॉन्ड एंगल, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बॉन्ड एंगल इनफैक्ट घटता नहीं है ना, पहले दूसरे में बॉन्ड एंगल दूसरे का ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के ही करीब रहता है, और ये हमने बॉन्डिंग में आपको एक्सप्लेन किया है, ड्रैगोज रूल। ठीक है, अभी देखो ये बात है, अब आप मुझे बताओ ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इन सभी के क्या है, इन सभी के हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। कैसे बोल रहा है sp2, गलत भी बोल रहा है, sp3 है जबकि। अरे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर नहीं है क्या उसके पास, sp2 बोल रहे हो। कहां से तुम्हारे पेपर अच्छे हो जाएंगे बताओ, जो हाइब्रिडाइजेशन में गलत कर दे रहे हो तुम। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, स्टेरिक नंबर कितने हैं बॉन्ड पेयर बोलो, 3, कितने लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, 1, तो 3 1 4 हुआ ना, 4 का मतलब sp2 होता है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू ड्रैगोज रूल। ये हमने बॉन्डिंग में आपको बता रखा है, ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है। कभी भी आपसे कोई pH3 की हाइब्रिडाइजेशन पूछे, हाँ इनका संभव है, आप उसकी टेंशन न लीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, लेकिन इनके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू ड्रैगो। अब ये ड्रैगो क्या होता है सब, ड्रैगो का मतलब होता है कि जो भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, उसके जो लोन पेयर होते हैं वो प्योर एस में होते हैं, किसमें होते हैं, हाँ, लेकिन दिक्कत क्या हुई यहां पर, इन सभी की जो लोन पेयर हैं वो प्योर एस में न होकर प्योर पी में है, तो यहां परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, ये आपको पता रखा है मैंने। ठीक है, तो इनके जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास होते हैं, जबकि बॉन्ड एंगल अमोनिया का 107 डिग्री है, और pH3 की जो बॉन्ड एंगल है वो 93 डिग्री है। ठीक है, यहां लंबा जंप देखने को मिल रहा है 107 से 93, बट हुआ क्या, ये 93 है तो ये 92 है, यहां केवल एक का जंप कैसे मिला। अब यही नहीं, 92 है यहां 91 है, तो घट तो रहा है लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम, उतना लंबा जंप नहीं मिल रहा है। ये ऑब्जर्व किसने किया, ड्रैगो ने। तो ड्रैगो ऑब्जर्व्ड these bond angles and came to that point कि actually there is actually some repulsion happens, या कुछ तो ऐसा हुआ है ओवरलैपिंग में, तो उसको ये पता चला कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं उसमें लोन पेयर हमेशा कहाँ रहते हैं, प्योर एस में होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ लोन पेयर प्योर एस में है नहीं, प्योर पी में है, इस वजह से क्या है वो, है ना, शेप जो है वो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास आ रही है। अच्छा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आ रही है, इस वजह से क्या हो रहा है कि हम हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आज तक ऐसी नहीं है जिसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो। कैसे है देखो, sp 180 डिग्री होता है, sp2 कितनी होती है 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 109 डिग्री 5 मिनट या 28 मिनट। ठीक है, अच्छा sp3d2 sp3d, उसमें इक्विटोरियल भी होता है, एक्सियल भी होता है, 180 डिग्री भी होते हैं, 120 डिग्री भी होते हैं। तो मुझे बताओ 90 डिग्री के सिर्फ कोई ऐसे बॉन्ड एंगल है क्या, sp3d2 है उसमें सभी 90 डिग्री हैं, क्या इसके हाइब्रिडाइजेशन कभी sp3d2 हो सकती है क्या, कभी नहीं। हाइब्रिडाइजेशन होनी है तो sp3 होगी, या तो नहीं होनी है तो कुछ नहीं हो सकता। sp3 होनी है तो बॉन्ड एंगल समहाउ 109 के आसपास होनी चाहिए, जो उस पर ये सही बैठा रहा है 107 डिग्री, लेकिन इसके 91 फिर कैसे हो गए, इसके भी 106 या 108 के आसपास होनी चाहिए, तो इतना लंबा जंप दिखा, इसका मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए बॉन्ड एंगल कितनी आ रही है 90 डिग्री। वो निकाल भी सकते हो तुम, cos थीटा इक्वल्स टू, ये आपको मैंने करवा रखा है पहले, तो अपने नोट्स में देख लेना जाके, ठीक है, कर लोगे।
चलिए नेक्स्ट, आप चाहे तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, लिख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन में, सबसे कम pH 3, फिर उसके बाद फिर NH3, this would be your order of boiling point। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट। अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि साइज सबसे छोटी है। जैसा वो कह रहा था, टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट घटते हैं, ठीक है, सॉरी बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसकी कम होनी चाहिए थी, अमोनिया की। सबसे ज्यादा किसकी होनी थी, बिस्मथ की, वो है, लेकिन अमोनिया की सबसे कम होनी चाहिए थी। लेकिन अमोनिया की ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि अमोनिया के नेचर की वजह से, ठीक है। तो अमोनिया में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है, ऐसा रीजन मेंशन होते हैं। और इनऑर्गेनिक में क्या है, जो मेंशन है अपने वही बोलना पड़ेगा, अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते हम, नो कमेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, और ये हम लोगों ने बॉन्डिंग में भी पढ़ी हुई है कि जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है ना। चलो मेल्टिंग पॉइंट ले लो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, अमोनिया की जगह मेल्टिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, अमोनिया बिस्मथ के पास चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये उठकर कहां चला जाएगा, यहाँ, बस, और कुछ भी नहीं होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट में। तो बताओ क्या हो जाएगा, pH 3, फिर ये तो अपनी जगह है, ये उठकर वहां जाएगा, देन NH3, डन। दिस वुड बी ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बहुत आसान है। तो इतनी बातें हाइड्राइड में आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एक बार देख लीजिए फटाफट, ठीक है। क्या क्या चीजें घट रही हैं, क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं। आप अगर यहां कॉस की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, यू विल गेट पी कैरेक्टर, कितना, 6%। तो एस कैरेक्टर कितने हैं, 94%। तो ये मैंने आपको प्रॉपर करवाया है, अपने नोट्स में देख लेना, केमिकल बॉन्ड वाले कॉर्नर में, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो अभी पूरी हाइड्राइड की कहानी खत्म हो गई। तो नाइट्रोजन फैमिली में हाइड्राइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हाइड्राइड ऑक्सीजन में भी इंपॉर्टेंट है, H2O, H2S, H2T, H2PO, सेम यही लॉजिक फॉलो करेगा। जैसे मुझे बताओ, NH3 में और BiH3 में, समझ रहे हो, पीछे ले जाता हूं, अमोनिया में और ये BiH3 में किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। अब उसको देखना पड़ रहा है कॉपी में तुमको, अमोनिया की ज्यादा होगी जो ऊपर है। उसी प्रकार कल को तुमसे ये पूछा जाए H2O में और H2TE में, बताओ किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। बहुत गंदा रीजनिंग है तुम्हारा। हाँ, अब H2O ही होगा, जब ये नहीं होगा तो ये होगा ना। हाँ, इसकी ज्यादा होगी, जो ऊपर है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी
ज्यादा है। जैसे तुम अमोनिया की बात कर रहे हो, वही रिप्लिकेशन है 16 ग्रुप के हाइड्राइड की, और कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, देखो, तो तुम्हारा कम से कम 16 ग्रुप का एक एरिया क्लियर हो जाएगा यहां से, क्योंकि इससे ही कंफर्मेशन मिल रहा है उसको, तो यही मैं बता दे रहा हूं उसको। तो अगर कल को ऐसा आ जाए H2O, H2S, H2Se, H2De, क्लियर? बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज तुमको लगती हैं? मैं एक एक करके पूछूंगा, बताते जाना। बताओ। डिक्रीजेस की बात कर लो, बताओ क्या डिक्रीज कर रही है? बॉन्ड, बहुत बढ़िया, इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हो। डन, बिल्कुल सही, हाँ एकदम सही। जो वहां है कॉपी मत कर दो, समझ के बोलो, उसमें देखना ना पड़े। तीसरी चीज, हाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, वो तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। डन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? सबसे जल्दी H+ ये देगा हाइड्रोजन, क्योंकि ये टेलुरियम जो है वो बहुत दूर है, बहुत बड़ी साइज है उसकी। टेलुरियम की साइज बड़ी है तो न्यूक्लियस से वो दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो हाइड्रोजन को जल्दी बाहर निकाल देगा, एसिडिक स्टेन बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? बॉन्ड लेंथ, ठीक है, क्लियर? ठीक, अब यहाँ दो चीज यहाँ पर भी ध्यान रखना, क्या उसको बोलते हैं, है ना, हाइब्रिडाइजेशन। वही चीज, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो थोड़ी फाइन है, और वो sp3 है। क्यों? क्योंकि 2 सिग्मा है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर रोस में? 6। 2 सिग्मा है, बाकी बचे 4, मतलब 2 लोन पेयर है। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर का मतलब, लेकिन इन सब की जो हाइब्रिडाइजेशन है नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल। हाँ वही सही होता है भाई, तो हाइब्रिडाइजेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, लिख सकते हैं, यस यस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डन। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन नॉट पॉसिबल ड्यू टू, कौन तैमानुस था बताओ? ड्यू टू ड्रैगोस, ड्रैगो, ठीक, रीजन वही है। अब देखो सब कुछ वही है कि नहीं, जो हमने अमोनिया के नाइट्रोजन के हाइड्राइड में पढ़े हैं वो पढ़ लो, ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब उसमें क्या फंसा हुआ है मामला हमारा? बॉइलिंग पॉइंट, वो दोनों अलग अलग थे, इनको याद कर लो, बहुत आसान है, एक को याद कर लो, अगले वाले में क्या भाई, अमोनिया उठा के लास्ट में डाल देना, अमोनिया लास्ट में, बस सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो ये था, इसके बाद अमोनिया आ जाएगा, देखो नीचे वाला आ गया, याद हो गया। अब यहां तुमको ये देखना है कि सर यहां पर ऑर्डर क्या होगा किसका, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वही बॉइलिंग पॉइंट का होता है ऑर्डर। तो बताओ
सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है भाई, टॉप टू बॉटम बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? उस हिसाब से होना क्या चाहिए, पानी का कम H2SE, हाँ लो, होना क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए बट होता नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? ये इस मानुस की वजह से। पानी, पानी में क्या होता भाई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई उसकी बॉइलिंग पॉइंट तुरंत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाती है। तो बस इसको उठाओ, इधर डाल दो, खत्म। लो, इसमें कितना आसान है देखो। और ये तुमको बता नहीं सकता हम कितनी दफा आ चुका है यार ये पेपर में। H2O, लो, ये आपकी ऑर्डर हो जाएगी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसकी, ऑक्सीजन फैमिली में हाइड्राइड्स की, खत्म। चलिए, अब आपको इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, ठीक है, देखते रहिए, बाकी ये सब तो स्कैन कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, घर पे आराम से फुर्सत में कर लीजिएगा, अदरवाइज समझिए अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? और ज्यादा बेटर होगा कि एक बार लिखने से साथ आप चाहे याद कर लें, वो ज्यादा बेटर होगा। यहीं पे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसके बाद हमने आपसे बात किया था कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीजन से क्या रिश्ता है, ऑक्सीजन फैमिली में, मतलब ऑक्साइड से क्या रिश्ता है। जब उनको हवा में रखेंगे तो ऑक्साइड कौन कौन से बनाएंगे, तो मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में आपने क्या पढ़ा था, बोलो, याद नहीं है? अच्छा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन अगली केमिकल प्रॉपर्टी है ना। तो जब भी कोई भी अल्कली मेटल है, सॉरी ये नाइट्रोजन फैमिली है, अब यहां क्या लिख सकते हैं, ई की जगह पे हम नाइट्रोजन 2 बिस्मथ, पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, इसका रिएक्शन अगर हम O2 से कराएं तो दो टाइप के ऑक्साइड बनाएगा वो। क्यों? क्योंकि दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, एक 3 वाला और एक 5 वाला, बस बस बस। तो 3 वाला मतलब क्या है, E2O3, जैसे एग्जांपल में बताओ N2O3, P2O3, अच्छा, या फिर O5, एग्जांपल में P2O5 या N2O5। तो ये वाला बेटा क्या हमारे पास आ जाएगा +3 का, और ये आ जाएगा हमारे पास +5 का आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं कोई भी नाइट्रोजन फैमिली जब हवा में रिएक्ट करते हैं या उनको हम जलाते हैं, दोनों ही केस में हम ऑक्सीजन ही दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो अब जरा समझो, ये E2O3 हम सबको पता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है टॉप टू बॉटम, लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। E2O5 इज मोर एसिडिक देन E2O3, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन अपन देख लेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी बताइए, मैं यहां पे लिख रहा हूं N2O3 N2O5, बोलो, बिल्कुल सही बात। अरे यार अभी तो +5 ज्यादा स्टेबल हुआ ना, सेम सेम, ठीक। हाँ जा, हाँ जी बताइए, P2O5 P2O3, पूजा जी जल्दी आंसर बताइए, ज्यादा स्टेबल कौन है? वेरी गुड। ये क्या है, +5 है, ये क्या है, +3 है, +3 +5, 5 बड़ा है या 3 छोटा है? जो बड़ा है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक, ठीक है। उसी प्रकार आइए आगे बढ़े, अगर हम यहां पे, ठीक है, मैं यहां पे ले लू P2O3
N2O5 और AS2O5, इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए। या हाँ, देखो सबसे पहले टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन है वो बताओ? फास्फोरस, आर्सेनिक नीचे है, लेकिन आर्सेनिक बेटा जो है वो 5 में है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन निकाल लीजिए, जो नीचे है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है वो ज्यादा स्टेबल है। तो नीचे कौन है? आर्सेनिक। हो, लेकिन आर्सेनिक का तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, वो तो कम स्टेबल हुआ। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? P2O5, P2O3। चलो ये तो सबसे आगे ले लो, क्योंकि ये नीचे भी है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा है, कम है, ठीक है। अब आ जाओ 555। अभी सेम सेम में जो ऊपर है उसकी हाइयर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नीचे जो होते हैं ना उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आया समझ में? ठीक है। तो यहां पर क्या था? नीचे कौन था? S2O5। आई एग्री, बट बेटा ये +5 में है ना। अगर ये +3 में होता तो ज्यादा स्टेबल होता, तो इसलिए हमने इसको पहले नहीं लिखा। तो सबसे छोटा कौन था? ये, ठीक है, क्लियर ना? P2O3, ठीक है। ये नीचे भी था, क्लियर, ठीक। तो अब आ जाओ, ये ले लिया। फिर अब बताओ इनमें 5 में सबसे ऊपर कौन है? P2O N2O5। बस बस, नहीं नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ हाँ, ये उठा के इधर आ जाएगा ना हमारे पास। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये उठाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। हाँ अब रुको, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बताओ N2O5 में और P2O5 में कौन ज्यादा स्टेबल है? P2O5 पक्का, ठीक है। N2O5 में और P2O5 में कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? N2O5, ठीक है। तो N2O5 में, P2O5 में, P2O3। अब बचा क्या? अभी सही है, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इससे कंपेयर में, ठीक है। क्योंकि इसका +5 ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसका +3 ज्यादा स्टेबल होगा। जल्दी बताओ, अगर समझ ना आए फिर से बताऊं। नाइट्रोजन का +5, फास्फोरस का +5 में ज्यादा स्टेबल नाइट्रोजन का +5, ठीक है, क्लियर, ठीक। क्या यही ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है? नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दूसरा है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ 5 वाले की ज्यादा होती है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है भाई? हाँ, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ये ध्यान रखो मैंने अभी क्या लिखा, इनऑक्साइड। अभी आप ये चीज देख रहे थे एकदम अपोजिट हाइड्राइड में था। हाइड्राइड में क्या है? टॉप टू बॉटम क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते थे। ऑक्साइड में उल्टा होता है, इसीलिए मैंने लास्ट में ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ इसी सवाल के लिए ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बोलिए, चल रहा है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा N2O5 है ना, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ तो AS2O5 की हो जाएगी, सबसे कम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लेते हैं, चलो
देन अब बचा क्या हमारे पास, P2O5 N2O5 में, P2O5 और P2O3 में कौन ज्यादा एसिडिक है? P2O5। बोलो ये आएगा। भाई N2O5 और P2O5 में कौन? N2O5। ठीक है, क्लियर। अच्छा, P2O5 और P2O3 में कौन? P2O5। P2O5 ना, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्राइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ अलग है, ऑक्साइड्स का अलग है। हाइड्राइड में टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। ऑक्साइड में एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम घटती है, ऑक्साइड्स में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक है, अभी एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट आप करेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि N2O3 ये फिर से दो सवाल हैं आपके सामने और दोनों में बतानी है आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए, ठीक है, तो ये +3 है सभी ना, सभी +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, ये हमारे पास क्या, +5 +5 +5 +5। ठीक है, तो बताओ क्या ऑर्डर होगी इसमें? सबसे ज्यादा, हाँ, और बताओ इधर सेम। बट इसी में अगर मैं ऐसा कर दूं तो समझ में आ रहा है आपको, ये वाला ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने हेलाइड से रिएक्शन कराया था। ठीक है, अब इसमें ये जो दोनों है मैं सर्कल कर रहा हूं, इनको ध्यान रखना। ये जो दोनों है मैं जिसको सर्कल करने वाला हूं, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये कौन है? ये कौन लोग है भाई? ये हैं हमारे प्यारे एसिडिक नेचर के, ठीक। और ये है हमारे एम्फोटेरिक, जिसको भी करनी हो पार्टी जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी। एम्फोटेरिक, ठीक है। ये कौन है? बेसिक मतलब मेटेलिक, मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये नेचर में क्या है? बेसिक। बेसिक क्यों बोला जाता है मेटल के ऑक्साइड को? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड पानी में जाने के बाद क्या देते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड्स देते हैं। तो जब तुमने बिस्मथ ऑक्साइड को पानी में डालोगे तुम्हें क्या मिलेगा? बिस्मथ की हाइड्रोक्साइड मिलेगी, ठीक है। OH आ जाएगा, और मेटल के साथ जब OH आता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिक। उसका pH लेवल 7 से ऊपर हो जाता है, उसको हम अल्कलाइन कहते हैं। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो पानी में जाने के बाद ऑक्सी एसिड देते हैं, उनके पास एक एडिशनली H+ आ जाता है। जैसे तुम्हारे सामने अभी N2O3 है, जब तुम N2O3 को पानी में डालोगे, जैसे तुमने N2O3 को पानी में डाला तो तुम्हें ऑक्सी एसिड मिलेगा, यानी कि एक ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा।
लेकिन वो जो ऑक्सी एसिड होगा वो किसका होगा? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। तो +3 वाला मिलेगा, यानी HNO2 मिलेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रस। N2O5 होता तो नाइट्रिक मिलता, HNO3 मिलता। तो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए इसमें कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो पानी में जाते हैं ना तो एसिड देते हैं। वहीं पे जो मेटल के ऑक्साइड है उनको हम बेसिक नेचर का क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जब पानी में जाते हैं तो अपने को क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ रही? हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था? हैलाइड्स। याद है आपको? हाइलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली कितने टाइप्स के हैलाइड देते हैं? ठीक है, जैसे मान लो ये ई नाम का कोई एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली का। ये ई क्या है? वही है नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ। ठीक, इसका रिएक्शन हम किसी हैलोजन से रिएक्शन कर रहे हैं। ये एक्स क्या है? फ्लोरीन से लेकर आप आयोडीन तक ले सकते हो। अच्छा, हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही है, सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन फैमिली को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ चाल्कोजेंस। क्यों? और फॉर्मिंग फैमिली होते हैं कि और वहां से हमने बहुत फेमस सल्फाइड और पढ़े हैं, उसके लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड पढ़े हैं। नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजेंस कहते हैं। ठीक है ना? आइए, ये क्या बनाएंगे? फिर से वही है, +3 वाले और +5 वाले। तो EX3 जिसमें ये +3 में होते हैं, या फिर ठीक है ये +5 में होते हैं। तो जैसे कोई एग्जांपल अगर मेरे से पूछे तो मैं क्या बता सकता हूं उसको कि यार जैसे PCl3 ये भी है, या फिर अब सिंपल सी बात है, थोड़ा क्लोरीन डालोगे PCl3 बनेगा, ज्यादा क्लोरीन डालोगे PCl5 बनेगा। ठीक है, हाँ इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कि NCl3 तो होता है बट NCl5 नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने में असक्षम है। नाइट्रोजन डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 5 बॉन्ड बिकॉज इट्स वैलेंसी इज ओनली लिमिटेड टू प्लस, इट्स वैलेंसी लिमिटेड टू 3 ड्यू टू नॉट हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो ये हो नहीं पा रहा है ड्यू टू, हाँ ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं इसके पास। अगर होता तो 5 बॉन्ड बना सकता था और ऑक्टेट नाम का जो क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल कर सकता था। फास्फोरस 5 बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि फास्फोरस थर्ड पीरियड का है और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैकेंट डी ऑर्बिटल उनके पास होती है। सर ये कैसे अपन बोल सकते हैं? देखो, जब थर्ड पीरियड होगा तुम्हारे पास, उससे रिलेटेड एजीमुथल क्वांटम नंबर सब्सटेंस कितने होंगे? SPD, मतलब 0 1 और 2। 0 को तुम S कहते हो, 1 को P कहते हो, तो SPD है ना। क्योंकि क्योंकि फास्फोरस P ब्लॉक का है तो डेफिनेटली डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन डी तो रहेगा ना, वो वैकेंट ही रहेगा, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो लेकिन वैकेंट तो रहेगा ना। तो वो वाली बात है कि वैकेंट डी होते कहां है? थर्ड पीरियड या उसके ऊपर। ठीक है, क्लियर? तो ये हाईलाइट। अच्छा, एक चीज और है, दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन है? ठीक है, EX3 और EX5। तो ये ऑर्डर क्या हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर का बाई फैजान्स रूल। ठीक है, फैजान रूल ना, अकॉर्डिंग टू फैजान रूल क्या है?
अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल, according to Fajans rule, charge of cation या फिर एनायंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर की। समझ रहे हो? तो अब यही देख लो, चार्ज ऑफ केटायन यहाँ कितने हैं, +5, यहाँ केटायन क्या है +3, तो वो ज्यादा कोवेलेंट हो गया। जास्ती कोवेलेंट होगी, ज्यादा कोवेलेंट होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, जो कम कोवेलेंट है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा हो गई, EX3 की, EX5 की मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी। ये सारी चीजें हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर कम, मेल्टिंग पॉइंट कम, सॉल्युबिलिटी कम, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, क्लियर। और डेफिनेटली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जल्दी टूट जाते हैं। तो ज्यादा मजबूत कौन हुआ, ये वाला या ये वाला, EX3 ज्यादा मजबूत हुआ। बात समझ में आ रही है क्या? ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, EX3। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये हम लिख देते हैं मोर स्टेबल, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है ना, वो आयनिक कैरेक्टर को देखा जाता है। जिसकी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और जब साइज ऑफ केटायन बढ़ेगा, केटायन की साइज बढ़ेगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है कम हो जाएगा। समझ रहे हो? साइज अगर बढ़ेगी कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। किसकी, केटायन की। इन अ सिमिलर वे, अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ता है तो उससे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे अगर हम एक एग्जांपल में सोचें, मेरे पास है NCl3 NF3, बताओ इनमें, इसमें ज्यादा कोवेलेंट कौन है? तो आप इसमें देखोगे क्या, साइज ऑफ एनायन। जिसके एनायन की साइज ज्यादा होगी, चार्ज क्योंकि सेम है, ज्यादा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोलता हूं PCl3 PCl5 NCl3, एक मिनट, हाँ ना, हाँ ये 4 कंपाउंड है। आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। हाँ, तो सबसे पहले साइज और चार्ज में डोमिनेट कौन होता है, चार्ज। तो सबके चार्ज निकाल दीजिए। यहां पे फास्फोरस +5, तो 5 वाला सबसे पहले निकाल दीजिए। 5 वाला ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज और साइज में हम किसको डोमिनेट मानते हैं, चार्ज। तो PBr5 सबसे टॉप पर आ गया। अब ये तीनों सेम चार्ज के हैं, तो इसमें अपने को क्या देखना है, साइज। ठीक है, तो देखो यहां पर केटायंस के चार्ज सेम है, यहां साइज क्या फर्क पड़ रही है, Cl और Br। तो इसमें कौन आगे हो गया,
पक्का? इन दोनों में कौन आगे हो गया? Br। गली के बच्चे को मालूम है, जो खेती कर रहा है उसको भी मालूम है, क्लोरीन ब्रोमीन में कौन बड़ा है? ब्रोमीन। तुम तो खेती भी नहीं कर रहे, तुम तो मोशन में पढ़ रहे, तुमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो Cl में क्लोरीन में, अरे Cl में Br में कौन बड़ा है? Br। ठीक है, ठीक है ना? मेरी जुबान फिसल गई, बोली मीम ना, अरे मेरी जुबान फिसल गई। आओ, Cl Br में Br जो है वो ज्यादा कोवेलेंट है। अब इसकी तुलना इससे करो, या फिर इन दोनों में किसी से कर लो। PbCl3 और NCl3 में कौन ज्यादा कोवेलेंट है? हाँ, नाइट्रोजन की साइज छोटी है फास्फोरस से। पहले देखो, ये बाहर निकाल दिया, इन दोनों में ये ज्यादा। अब पता करो इसमें और इसमें कौन बड़ा। ठीक है, तो देखो PCl3 और NCl3, फास्फोरस नाइट्रोजन में साइज किसकी बड़ी है? फास्फोरस की। केटायन की साइज बड़ी है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होता है जिस केटायन की साइज छोटी होती है। ये केटायन की साइज छोटी है, इसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसमें PCl3 में और NCl3 में, यहां लिखता जाता हूं मैं, PCl3 में और NCl3 में कौन जीत गया? NCl3। अब NCl3 की तुलना करेंगे PbR3 से। आओ, लो भैया, यहां तो सब गड़बड़ है ना? ठीक है, अब बताओ NCl, देखो यहां चार्ज सेम है ना? जब चार्ज सेम हो तो साइज देखते हैं। फास्फोरस नाइट्रोजन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है, क्लियर ना? अब आपको यहां थोड़ा सोचो, फास्फोरस की साइज बड़ी है, उस वजह से NCl3 का ज्यादा हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन अगर हम एनायन को देखें तो इसका ज्यादा हो जाएगा। किसको बोले भाई? अब आप यहां क्या देख लेंगे? आयनिक कैरेक्टर। अब यहां फंस गए ना, यहां पर आपका फैजान रूल वैलिड नहीं हो पा रहा है। फिर यहां पे तुमको देखनी पड़ेगी आयनिक कैरेक्टर। वो कैसे? लैटिस एनर्जी से देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अब आप यहां पर देख लीजिए ओवरलैपिंग, फास्फोरस ब्रोमीन है ना, ये थर्ड पीरियड का और ये फोर्थ पीरियड का है। ठीक है, देखना ध्यान से, 3p और 4p। ठीक है, क्लियर ना? ये क्या है? 2p 3p। बताओ ओवरलैपिंग किसकी अच्छी है? 2p 3p ना? अरे भैया, दूसरे फ्लोर में तीसरे फ्लोर में ज्यादा अच्छा होगा ना। तीसरा चौथा फ्लोर तो न्यूक्लियस से दूर हो गया ना, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा इसका। तो कौन जीत गया? PbR3। और फिर कौन आया? NCl3। फिर कौन आया? फिर कौन आया? वो लिखा, अच्छा PbR3 बीच में ना, यस। आप देख लो, हमें ये देखने की जरूरत कब पड़ी? जब हम फंस गए। हम ओवरलैपिंग क्यों देख रहे हैं? अब आप बोलो सर, आप तो वो अमीर गरीब वाला याद है आपको, है ना? लेकिन वो क्यों देखेंगे यहाँ पे? वो आयनिक में देखते हैं, आयनिक थोड़ी है यार। लैटिस एंथैल्पी हम कहाँ देखते हैं? सिर्फ आयनिक में। हम ये नहीं देख सकते लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, आयनिक नहीं है ना, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। इनमें ओवरलैपिंग ही देखोगे ना, जिसकी ओवरलैपिंग बढ़िया, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसका मतलब उसमें उतना ही ज्यादा क्या है? आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बियॉन्ड चीज आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में और आपके लिए क्या बच गया भाई? फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ये आपके पास है नहीं सिलेबस में। ठीक है, क्लियर? एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस है, ठीक है, वो भी सिलेबस हटा दिए गए हैं। तो डाइनाइट्रोजन अच्छे से पढ़िए, अमोनिया बता रखा है मैंने आपको, कंपाउंड्स है ना, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बता रखा है मैंने आपको, वो सब प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड कर रखा है मैंने। तो एक तरह से आज हमने प्रॉपर ढंग से रिवीजन ही करा दिया आपको नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, है ना। ठीक है, तो कल हम लोग प्रॉपर ढंग से क्या मिलेंगे? ऑक्सीजन फैमिली में।
ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली मिलेंगे हम लोग। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फास्फोरस के कुछ नोट्स है मेरे पास, व्हाइट, ब्लैक और रेड, उसको मैं भेज देता हूं, उसको आप लिख लीजिए कहीं पे, तीनों में डिफरेंस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही पढ़ा दूंगा। हाँ, PCl3 और PCl5 इनको देखना है आपको, PCl3 और PCl5 इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है और इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस आपको देखना है अच्छे से। ठीक है, PCl5 की बॉन्डिंग एस्पेक्ट को देखना है, ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन को अच्छे से स्टडी करनी है आपको। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये चीजें आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपन अगले क्लास में। ठीक है, तब तक आप इसको स्कैन कर लें अगर आपको चाहिए। ठीक है, और इसको एक बार बढ़िया से कर लीजिए, है ना। अभी आपको क्या काम, कुछ नया मैंने वैसा नहीं कराया आज आपको। नाइट्रोजन फैमिली आज आप कर लीजिए अच्छे से, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली ये ढंग से कर लीजिए। कल टेस्ट है क्या तुम्हारा इंटरनल? ठीक है, नहीं है, ओके।